ठीक है, चलिए। और फ्री डेली टॉपिक वाइज चल रहे हैं, परसेंटेज चल रहा है इसमें। 12:30 बजे वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, और 9 बजे अपना प्रमाण बैच चल रहा है। दोनों ही ज्वाइन करो, मस्त। चलिए, हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने, देखिएगा क्या आंसर आता है। केवल 14% ही बच्चे कर पाए। राकेश ने अपने गणित के पेपर में 140 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से इतने परसेंट क्या रह गए, कम रह गए। आप मुझे ये बताइए, इतने परसेंट क्या रह गए, इतने परसेंट कम रह गए। अच्छा, ये क्या होता है? ये गुरुजी 2/7 होता है। देखो, किससे? उत्तीर्ण अंक से। चलो, बहुत अच्छी बात है। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे जो पासिंग मार्क्स हैं ये हो जाएंगे? हाँ, और 144 अंक प्राप्त किए अपने गणित के पेपर में, और उत्तीर्ण अंक से इतने अभी कम रह गए। बहुत बढ़िया। यानी कि पासिंग मार्क्स से 2 कम रह गए अभी भी। यानी कि प्राप्त कितने हुए? 5। 5 रेशो बराबर 140 कर दूं, 1 रेशो बराबर 28 कर दूं। देखो, बुरा मत मानना, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ मेरे को, बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आप मेरे को ये बताइए, यदि वह 252 अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त करता? तो अभी कितने प्राप्त करें उसने? अभी प्राप्त करें, पासिंग मार्क्स कितने हैं? 7 इंटू 28। तो पासिंग मार्क्स तो हो गए भैया आपके 196। और 252 अंक प्राप्त करता तो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा करता? 56, 196 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। यानी कि फिर से 2/7 गुणा 100। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा क्वेश्चन है भाई। आइए अगला करिए। आइए, यदि लेन देन में 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं नीचे अगर 4 आपका क्रय मूल्य है तो 5 आपका विक्रय मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है? तो सीपी और एसपी का जो रेशो आ जाएगा ये n/25 आ जाएगा। तो बराबर कर दूं क्या 4/5 के? हाँ, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 20।
नेक्स्ट, एक दुकानदार 3 वस्तुएं एम, एन और ओ को बेचकर क्रमशः 21%, 11% और 10% की हानि का सामना करता है। एम और एन को बेचकर कुल हानि इतनी हो रही है, तो क्या मैं एम और एन के बीच में एलिगेशन लगा सकता हूं क्या? यानी कि एम को बेचेंगे 21%, ये 11% और ये भी हानि है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 14.33 लगा दिया। अच्छा, एन और ओ को बेचकर इतनी हो रही है, तो एन और ओ, तो एन की कितनी है 11, इसकी हो गया 10 और बीच में आ गया 10.4, डबल एलिगेशन लगा दूं। अब 11 में से ये जाएंगे तो कितना बचेगा 3.33 और इसमें से ये जाएंगे तो कितना बचेगा 6.67। 10 में से ये जाएंगे, 10.4 में से ये जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 0.6। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक तरीके से ये 1:2 आ रहा है और ये एक तरीके से 2:3 आ रहा है। तो क्या मैं यहां पर सीपी निकाल सकता हूं क्या तीनों का? एम, एन और ओ का क्रय मूल्य का अनुपात 1, 2 और 3 आ गया। ठीक है, और इन पर लॉस कितना हो रहा है? 21 का लॉस हो रहा है, इस पर 11 का लॉस हो रहा है, इस पर 10 का। तो क्या मैं डायरेक्ट वेटेड एवरेज लगा दूं? तो 21 एकम 21, 11 दूनी 22 और 10 तिया 30, 50, 70, 50, 70, 73/6, तो 73/6 परसेंटेज में आएगा। कितना आ रहा है सर? 12.16%। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक दूध वाला दो तरह से अपने ग्राहकों को धोखा देता है। वह शुद्ध दूध में इतने परसेंट पानी मिला देता है, शुद्ध दूध में इतना परसेंट पानी। हाँ, और दूध के दाम में इतने की कम वृद्धि कर देता है। आप मुझे बताइए 14.28% होता क्या है? 14.28% होता है यानी कि 1/7।
और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 9.09% क्या हो जाएगा? बोले सर 1/11। कहानी बहुत सिंपल लेकर चलनी है आप लोगों को, वही मैं सिखाता हूं कि भाई अगर गड़बड़ कर रहा है तो आप मुझे बताइए, शुद्ध दूध में इतना पानी मिला देता है, अच्छी बात है। 42 किलोग्राम दूध 33 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा उसने, खरीदा होगा, ये इनिशियल है जो भी है, ठीक है ना। हाँ, अब आप से बोला जाए कि अगर 42 किलोग्राम दूध है, जहां पर पानी कितना मिलाया जाएगा, क्योंकि 42 किलोग्राम आपने तो दूध प्योर खरीदा तरीके से देखा जाए तो, अगर आपका 1/7 पानी मिलाया जा रहा है दूध का, शुद्ध दूध में इतना परसेंट पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि 6 लीटर, अगर 6 किलोग्राम अगर मैं पानी मिला रहा हूं, तो अभी मेरा जो नया हो जाएगा 48 किलोग्राम हो जाएगा बेचने के लिए। और मेरी जो दाम दाम है, प्राइस पहले 11 थी और अब 12 रेशो हो गया, यानी कि पहले 33 रुपए थे और अब 12 या 36 के भाव में बिक रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं पहले स्थिति 42 किलोग्राम की 33 रुपए के भाव में है, लेकिन आज स्थिति 48 किलोग्राम की 36 के भाव में है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलो, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, यही तो कहानी है। आंसर आ जाएगा अब आपका। हाँ, या यूं कह सकता हूं ये मेरी खरीद कीमत है, या मैं ये कह सकता हूं ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो बोलो। सर अब गुणा उणा कर लें? हाँ, जब करोगे तो इसमें 3 दूनी 6 और 1386, ये तो क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि इसमें गुणा करना है अपन को। 33 रुपए पर केजी है ना भाई, और ये 36 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हो, तो ये हो जाएगा कितना? 6 8 48 का 8, या 12 12 का क्यूब ही तो बन रहा है, क्योंकि 4 या 12 बन जाएगा 1728। तो कितने का आ रहा है? 342 का। जिनको नहीं समझ में आया वो संपर्क करें मेरे से, और जिनको आ गया वो खुश हो जाएं। भाई बोला गया है कि जो शुद्ध दूध है इतना पानी मिला दो, तो पहले 42 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम पानी मिला दोगे तो 48 हो जाएगा ना। ये तो वजन में हो गई वृद्धि। अब पैसे में भी वृद्धि कर दी, पहले 33 का भाव था, अब 11 से 12 हो गया ना, तो पहले 33 था तो अब 36 हो गया, खत्म। चलिए चलिए, अब एक बच्ची का नाम क्या है, एक बच्ची क्या बोल रही है, सरिता। एक जी इतना क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। कौन सा पेपर दे रही हो सरिता तुम? हाँ, कौन सा पेपर दे रही हो? चलिए, अच्छा ये, अच्छा मतलब वो कह रही है, एक बच्चे भी आ रहे हैं बोले सर इजी, सही बोली वो। अब ये अगर इजी लग रहा है तो भाई तुम्हारा लेवल बहुत ऊंचा उठ चुका है, और आप अपने आप को छोटे मोटे तुच्छ मनुष्य से कंपैरिजन मत करिए। हाँ, ये ध्यान रख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने लेवल में बहुत ऊंचे उठ चुके हो। अब आप छोटे मोटे तुच्छ प्राणियों से कंपैरिजन मत करो खुद का, बिल्कुल, क्योंकि खामों का तौहीन हो जाएगी खुद की। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट।
किसी मूलधन के लिए 5वें साल का चक्रवर्ती ब्याज ये है और चौथे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वह 19,990 है, तो तीसरे साल का कितना होगा? अब ये क्वेश्चन अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, मैं बताता हूं। बाकी सरिता और एंड कंपनी, उनको ये प्रश्न आसान लगा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए, 22,743 5वें साल का है और चौथे साल का इतना है, तो मेरे तो दिमाग में एक ही चीज चल रही है, सर ब्याज की दर निकाल लो आप। तो जैसे ही मैंने इसमें से घटाया 3, 9, 7 और 2, तो 2793 का ब्याज आ रहा है एक साल का और 19,950 के सापेक्ष में आ रहा है इंटू 100। हाँ, और आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आसानी से कटेगा नहीं, मेरे को भी यही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत हारूंगा नहीं। मैंने 5 से काटना शुरू किया, 5 तिया 15, बचे कितने? 4 पनाम 45, बचे 4 पनाम 45, और 5 से फिर मैंने काट दिया इसको कितनी बार? 20 बार। 0 से मैंने 0 काट दिया। 399 के पाड़े में ये 7 बार चला जाएगा, तो 14% आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए। अभी 14% आ तो गया, लेकिन आपको ये पूछा गया सर तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं ये कह सकता हूं तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज उस पर 14% की रेट से लगाया गया ब्याज को भी ऐड कर देता हूं, और तभी तो चौथे साल का बना हुआ होगा, जो कि 19,950 है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? अब बस यहां से काटा पिटी शुरू, तीसरे साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा, और ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है गणित में, अगर चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो। अब 19 का पाड़ा आपको दिख रहा है, 19 से कट गया 6 बार, और 19 से कम 19, और 19 पाड़े 95, और बाकी आप सब समझदार हैं, तो काटा पिटी कर ली होगी। 17,500 आंसर आ गया। कैसा लगा क्वेश्चन? और इसके पीछे रीजन आप जानते हैं कि जो हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है, तभी तो अगले साल का ब्याज बनता है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज वाली गणित लगी हुई है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन भी अच्छे से समझ लो। हाँ, चलिए नेक्स्ट। उनतालीस है। अगर मैं 39 की पावर में 4 का भाग दे रहा हूं, तभी तो देखूंगा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। 79 की पावर में 4 का भाग दे रहा हूं, तो तभी तो देखूंगा रिमाइंडर कितना आ रहा है। और 63 की पावर में 4 का डिवाइड दे रहा हूं, तो रिमाइंडर देखूंगा ना कितना आ रहा है। 4 का भाग दे रहा हूँ, 36 आ रहा है, प्लस का 3, यहाँ भी अपने पास आ जाएगा 4 से 76 प्लस का 3, और 64 भी प्लस का 3, तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 7 7 49 भाई, क्योंकि ये भी 7 की पावर 3 बन गया, ये भी 3 की पावर 3 बन गया, और ये 11 की पावर 3 बन गया। देखो वैसे भी देखो एक ही आ रहा है, 7 या 21 का एक, और एक एक का एक ही आएगा, टेंशन ही मत लो। हाँ, नेक्स्ट।
निम्न में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, कौन सी होगी, जिसे इससे 7256 में जोड़ने पर बनी संख्या इन सबसे डिविजिबल हो जाए। हाँ, अब आपसे पूछा गया है कि 7256 में जोड़ने पर बनी संख्या इन सबसे डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का है। एलसीएम क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो 12, 14, 21, 33, 54। हाँ, अब हम बात करेंगे, 2 का भाग देंगे, 6, 7, 21, 33, 27। 3 का भाग देंगे, 2, 7, 7, 11, 9। फिर 2 का भाग दे देते हैं, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 7 का, और फिर 11 का। बाई ऑप्शन जाने से पहले कृपया मेथड समझ लो, है ना डियर, क्योंकि फिर ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। बाई ऑप्शन में कुछ मान लो अंकों का योग पूछ लिया तो नहीं कर पाओगे भाई साहब, और क्या होगा ही नहीं फिर तुमसे। फिर आप कहोगे यार ऑप्शन ही अजीब आ गए थे सर, ऑप्शन में ही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। इसलिए मेथड के थ्रू जाना सबसे अच्छा सेफ काम होता है और सीखने वाली बात आ जाती है। हाँ, चलिए। रिजू कह रहा है सर बहुत लंबा है, कोई ट्रिक बताइए। फिर भाई ऑप्शन से कर लो, क्या ही कहें बताओ। हम तो समझा समझा के थक गए तुम्हें कि भाई समझो पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, कैसे करना है। हाँ, चलिए। 3 दूनी 6, दूनी 12, तिया 36, तिया 108, 108 इंटू 7, 756 इंटू 11। यानी कि आपका जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम आ रहा है 8312। किसी को कोई भी सॉरी 8316, किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? अच्छा, आप सभी लोग, जो भी बच्चा मेरे से लगातार पढ़ रहा है, चलो फटाफट फॉर्मेट बनाकर बता दो। बोले सर इसका तो सिंपल फॉर्मेट जाएगा, एन बराबर एलसीएम इंटू के। लेकिन एक चीज गड़बड़ है कि बोला जा रहा है सर वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की जिसे इसमें जोड़ने पर, यानी कि एन में आपने ये जोड़ना भी है, 7, 2, 5, 6, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकलनी भी चाहिए। यानी कि ये क्या होनी चाहिए, 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए। अब जैसा कि एलसीएम आ रहा है 8316, आप इस 8316 की हालत को देखते हुए बताइए, क्या एन 4 अंकों का होगा जब के बराबर 1 लोगे? अगर के बराबर 1 लोगे भी आप, तो क्या एन 4 अंकों का बन जाएगा? नहीं बन पाएगा गुरुजी, ये बात आपकी मैं मानता भी हूं और मैं जानता भी हूं ये नहीं बन पाएगा। अच्छा, एन बराबर, अगर के बराबर मैं 2 ले लूं तो कितना आ रहा है, 16,632, और माइनस में 7,256 कर दूं तो क्या ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है? बोले गुरुजी आ तो रही है, 6739, और यही आंसर है। कैसा लगा? अब ये क्वेश्चन का जो तरीका है ये सुकून देता है अपन को, ऑप्शन से करना 1% का सुकून देता ही नहीं है भाई। आज आप रात को अगर चैन से सो भी रहे हो इस क्वेश्चन को सीख कर, तो ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरे को मेथड पता है। ऑप्शन से कर भी जाओगे तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा, फिर आप ये डिपेंड रहोगे ऑप्शन से करके देखूंगा। हाँ, और अगर मान लो अंकों का योग पूछ लिया होता इस संख्या का, तो काका ही ना कर पाता अपना, है भाई। चलिए, तो फिर दिक्कत हो जाती भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है सर आप पेपर सेट करते तो लंका लग जाती। देखो, पेपर अगर मैं सेट करता ना तो सही सिलेक्शन लेने वालों का चयन होता, और सभी बच्चों को यह ज्ञान होता कि पढ़ो, अच्छा पढ़ो, चाहे पेपर में 50 क्वेश्चन आ रहे हो मैथ के, लेकिन 10 करो, 10 पे सिलेक्शन पक्का है। ऐसा होता भी है, ऐसे मेरी तरह सोच रखने वाले एग्जामिनर हैं जो कि मेंस का पेपर लेते हैं, बैंक मेंस का। वहां बच्चे के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बच्चे के लिए इतना लेंथी क्वेश्चन दे दिया जाता है, बेटा सॉल्व कर, कट ऑफ जाती है 2 नंबर, 4 नंबर बस। 200 नंबर का पेपर है, 50 नंबर लाने हैं चारों सब्जेक्ट में। तो एक्चुअल में वही पेपर से मतलब चीजें निकल कर आती हैं। अगला करो चलो।
एक संख्या का 6/11 भाग दूसरी संख्या के 22% के बराबर है। एक संख्या का 6/11 भाग दूसरी संख्या के 22% के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशो आ रहा है 22 गुणा 11/600, 121/300। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के समान है। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 1200। तीसरी संख्या का मान 2400 है। अरे यार, तो 1200 बराबर 2400 है, यानी कि पहली संख्या 242 और 242 का 52%। तो आप एक चीज मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि 242 का 50% तो 121 हो गया और उसका 2% हो गया 4.82 और आंसर जोड़ के दे दूं? सॉरी 84। बताओ कैसी लगी कैलकुलेशन? कुछ भी तो नहीं था ना? कुछ भी नहीं था, बस करते नहीं है, घबरा जाते हैं। चलिए, हाँ सर 1200 कैसे आया? क्वेश्चन से पढ़कर, क्वेश्चन में लिखा तो है दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है, तो दूसरी संख्या 300 रेशो है, तो तीसरी संख्या 1200 ही तो होगी, तभी तो 1/4 300 होगा। ये बुद्धि का उपयोग तो अब आपको ही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है आपको? ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। साहिल सर यानी कि मैं जो करा रहा हूं उसे ईमानदारी से करके जाइए, पेपर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, हाँ आइए। एक किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 45 सेकेंड एवं बी सी को 25 सेकेंड से हरा देता है। अब ये कॉन्सेप्ट समझिए आप। यदि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 350 मीटर से हराता है तो ए द्वारा 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? आप लॉजिकल में बात करूं आपसे तो ये बताओ, ए सी को कितने टाइम से हराएगा? टाइम बताओ। तो 45 और 25 70 सेकंड से। और दूरी के मामले में ए सी को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस 350 मीटर से हराता है। अब जो हारता है ना, ए सी को हराता है, तो जो हारता है ना उसी की स्पीड आती है, सी की स्पीड ही निकल कर आएगी। तो 350/70, सी भाई साहब की स्पीड आ गई 5 मीटर/सेकेंड। अब आप मुझे बताओ सी कितना टाइम ले लेगा? 1000 मीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर की दौड़ है, सी द्वारा लिया गया समय है 200 सेकेंड। तो सी अगर 200 सेकेंड का समय ले लेगा, ये सी का ही तो समय है क्योंकि सी की स्पीड है, तो ये सी का समय है। तो ए कितना समय ले रहा होगा? 200 में से 70 घटा दो, क्योंकि भाई ए तो तेज है ना,
ए तो कम 70 सेकंड का तो स्टार्ट दे देता है, यानी कि अगर वो 200 ले रहा है तो ए 130 ले रहा होगा, तो 130 सेकंड अगर ए ले रहा होगा तो टाइम कितना हो गया, 2 मिनट 10 सेकंड। मजा आया? कल देख लेना, कल और आ जाएगा पेपर में। चलिए आइए नेक्स्ट। सर 350 कैसे हुआ? क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है भाई तो डिब्बा गोल है, क्वेश्चन पूछा भी मत कर मेरे से। हाँ, खामोखा मैं रबड़ बना दूंगा। चल एक छावनी में 660 व्यक्तियों के लिए इतने ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का बढ़िया भोजन है। आप भोजन करिए, 660 लोग भोजन करेंगे तो 1020 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का बढ़िया भोजन है। 7 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए भाई। अब 990 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से भोजन 17 दिन पर्याप्त रहा, तो छावनी में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या, देखो क्वेश्चन बढ़िया प्यारा है। आप मुझे बताओ 660 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 1020 ग्राम का भोजन करता है, खाना कितने दिन के लिए बचेगा? 7 दिन के बाद में तो 25 दिन के लिए तो बचेगा, बुरा मत मानना। 32 दिन का था, 7 दिन तो उन्होंने चकाचक खाया है बढ़िया। 7 दिन के बाद ही तो लोग आए हैं, मान लो अब एक्स लोग हो गए, 990 ग्राम के हिसाब से खाना चल रहा है और 17 दिन तक खाना चला है। अब बस काटा पीटी शुरू कर दी मैंने, 17 छिकी 102, 11 नाम 99 और 11 छिंग 66। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ये 3 से कट गया 20 बार, 3 से कट गया 2 बार, 25 दूनी 50 दूनी 100, यानी कि x बराबर आ रहा है 1000। तो कितने लोग एक्स्ट्रा बुलाए? 660, 340 लोग बुलाए। कैसा लगा? एक लाइन का ये। अब या तो आप डर लीजिए या आप पेपर में कर लीजिए, आपके पास दो ही तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट। ए, बी और सी एक निश्चित दूरी तय करने में 35,
14 और 10 के अनुपात में है। यह है गति का अनुपात। अब मैं टाइम का रेशो भी निकलवाना चाहूंगा, कैसे निकालूंगा बताओ? एलसीएम मेथड से, क्योंकि अब एलसीएम निकाल लो, क्योंकि इनवर्स रेशो ही तो काम आएगा इसमें, दूरी कांस्टेंट है। 140 मान लिया तो सर ये आ गया 4 और ये आ गया 10 और ये आ गया 14 या 70 मान लो, 70 मान लोगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। ये आ गया इनके टाइम का रेशो। अब ए बी से 24 मिनट कम लेती है, कम लेता है, तो 3 रेशो बराबर 24 मिनट कम, 1 रेशो बराबर 8। अच्छी बात है। तो ए और सी के द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लिए गए समय का अंतर, तो 5 रेशो, तो 8 पंजे 40। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? नेक्स्ट, गणित के एक शिक्षक ने 11वीं कक्षा में 35 विद्यार्थियों के अंक जोड़े। विद्यार्थियों के औसत अंक 72 थे, लेकिन शालू के 86 अंक के बदले 36 लिख दिया जा गया था। 86 आए थे लेकिन 36 लिख दिया, यानी कि 50 अंक बढ़कर आएंगे अब। और क्या, यानी कि 35 जो छात्र हैं जिनका औसत अंक 72 है, अब बोला जा रहा है सर 50 अंक आपकी पूर्ति करिए और 35 छात्रों में बांट दीजिए। हाँ, रात 9 बजे आज क्लास है ना भाई, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तो 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 7 बार, तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 72 प्लस 1 3.7 यानी कि 0.42, तो 73.42 के करीब आंसर आ जाएगा। अगला, मजा आ रहा है? नेक्स्ट, गायों के समूह में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना गाय खेत में चर रही हैं। अब मैं ये बोलता हूं कि टोटल मेरे पास x गायें हैं और उस x गाय के वर्गमूल के 7/2 गुना गाय खेत में चर रही हैं। अब शेष 2 गाय बाहर खेत में बैठी हैं। शेष 2 गाय मतलब इस टोटल गाय में से 7/2 रूट x, सही है, बराबर 2। अब मुझे पता है कि मैं ऐसे तो सॉल्व करने से रहा, तो x माइनस 2 बराबर 7/2 रूट x। क्या दोनों तरफ होल स्क्वायर करने से सॉल्व हो सकता है? हाँ, तभी होगा, वरना हो ही नहीं पाएगा। तो
तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 49/4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 49x/4 प्लस का 4 बराबर 0। क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, 4x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 49x प्लस का 16 बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस का 65x प्लस का 16 बराबर 0। अब 16 चौके 64 के ऐसे टुकड़े करो कि 65 आ जाए, बोले 64 और 1, यहाँ प्लस है तो दोनों सेम चिन्ह के होंगे, यहाँ माइनस डोमिनेट कर रहा है तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, बटे 4 तो करना ही है। यानी कि सर ऐसी बात है, काऊ की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब कोई ये मत बोलना ऑप्शन से कर दो, हाँ फिर इतनी प्यारी चीज सीख नहीं पाते आप। ऑप्शन से तो मेरे को पता ही था, 4 ऑप्शन देने थे मेरे को, दोनों चारों स्क्वायर रूट दे देता, इसमें दे देता, इसमें दे देता मैं 4, इसमें दे देता मैं 16, इसमें दे देता मैं 25, इसमें दे देता मैं 49। आप में से 70% 49 लगा कर आ जाते, आपको लगता 7 से कटेगा, तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारे, ठीक है। और अगर मैं 16 नीचे दे देता और ज्यादा दिक्कत आ जाती, तो आप फालतू चीजों में ना पड़े, जो चीज सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दें, यहीं से ही आउटपुट आएगा, है ना। आउटपुट समझते हो, आउटपुट मतलब रिजल्ट, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट करिए चलिए। टाइम सब हो गया। यदि इनविजिबल मैन किताब अन्य में सम्मिलित है, हाँ, और ये इनविजिबल ही हो गई, ये तो डी आई है, और ये इनविजिबल ही हो गई है। चलो कोई नहीं, अगला करो चलो। एक बच्चा नाम है रोहित, नाम का लड़का है, ढपोल आदमी है बिल्कुल। बिल्कुल चलिए। 100 समतुल्य किताबों की लंबाई का अंकगणितीय औसत x मीटर है, तो x के टर्म में किताबों की कुल संख्या हो जाएगी 100x।
आइए, रुद्र कह रहा है सर ढपोल का मतलब क्या होता है? ढपोल का मतलब होता है थोता चना और बाजे घना। मतलब कोई होता है ना खोखला होता है अंदर से, जब उसकी पेस नहीं खा रही होती है तो वो बड़बड़ा जाता है अचानक से, उसको ढपोल बोलते हैं। और वो ढपली की तरह बजने वाला, अंदर से खोखला, बाहर से दिखावा कि वही सॉलिड होगा, उसको बोलते हैं। तो उसके लिए बोला। चलिए, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा सर? सारे यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो। 6 का 6, 9 का 1, x निकालना है तो 4 का 6 और 6 का 6, तो 18 और 1 19 का 9, 9 का अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 का अंडर रूट लेंगे तो 7 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, यानी कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो क्या किया जाए? सॉल्व करा जाए। आ जाओ। तो 56 का स्क्वायर निकालना आता है मेरे को? तुरंत आता है, देखो कैसे। 5 का 25, 6 का 36 और 60, यही तरीका सबसे बेस्ट है जिससे आप सेकंडों में निकाल लोगे, तो किसी चीज का इंतजार मत किया करना पेपर में। 8 का 64, 9 का 81, 72 दूनी 144, 7921। और 94 का कितना हो जाएगा? 9 नाम 81, 16, 9 चौके 36 और 72, 8836। ठीक है। हाँ, 1716, 3136, 7921, 8836 और 1716। ओवरऑल जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6 और 4 18 और 19, 0 6 1 2, 21,609। अब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 9 कब कब आता है? 3 पर आता है, 7 पर आता है। और 216 कब कब आता है सर? 14 और 15 के बीच में, तो यानी कि 143 होगा या 147 होगा। वो तो कॉमन सेंस। 216 किसके ज्यादा पास में है? नीचे वाले के। चलिए, मस्त क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। शिखर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थिर जल में तैर सकता है। उसे धारा के विपरीत तैरने में और धारा के साथ तैरने की अपेक्षा दुगना समय लगता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि v प्लस यू और v माइनस यू का जो रेशो है वो 2:1 है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो v और u का रेशो आ जाएगा 3 और 1। तो 3 आपकी शांत जल में है तो 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3। तो कैसा लगा मेरे दोस्तों? मजा आ रहा है? हाँ, चलिए नेक्स्ट।
24 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 16 दिन में कर सकते हैं। 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 2 दूनी 4। तो यहां से निकल कर आ गया मेल और फीमेल का जो रेशो आ रहा है 3:2 आ रहा है। 16 पुरुष काम करना शुरू भी कर देते हैं, मतलब रुक ही नहीं रहे। पहले टोटल वर्क निकाल के बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर टोटल वर्क आपके लिए आया 24 इंटू 3 इंटू 12। टोटल वर्क आ गया ये, ओ सॉरी 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 12 576 आएगा। बोला गया सर 16 पुरुष काम करना शुरू कर देते हैं, 16 पुरुष 3 की एफिशिएंसी से काम करना शुरू कर देते हैं और 3 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ जाते हैं। तो 3 दिन तक काम किया, 16 थी 48 इंटू 3 144। अगर काम अगर घटा देता हूं मैं तो आई थिंक मेरे पास 432 काम बचेगा। और ये काम कौन कर रहा है? 10 पुरुष काम भी छोड़ गए, यानी कि 24 में से अब 14 बचे हैं बस। सॉरी 16 पुरुष, माफ कीजिए, 10 चले गए, 6 बचे और उनकी जगह 6 महिलाएं आ गई। तो 6 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 30 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। सही बात है, सही है ना? बस मस्त रहो। तो 6 से काट लें आप 5 बार, 6 7 42, 6 दूनी 12, 72/5। कैसा लगा? मजा आ गया नहीं आ गया? आना चाहिए, देखो यही मजा सबको मिलेगा, ध्यान रखें बस। चलिए अब ये क्वेश्चन है होमवर्क में करिएगा आप, और ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा। कल वाले सेट में इसको इंक्लूड कर लिए जाएंगे, ठीक है? लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप कैच द मैथ लगा रहे